बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 का मैथमेटिक्स मॉडल सेट नंबर 1। ठीक है, इसमें टोटल समय जो दिया गया है 1 घंटा 30 मिनट है और पूर्णांक 40 है। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बताया गया है। जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल ही गया होगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 306 तथा 657 यानी 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है। महत्तम समापवर्त्य कितना है, 9 दिया गया है। 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, यानी आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसका जो सही एलसीएम है जो करने के बाद आया है वो ये है। ठीक है, आप खुद भी चेक कर सकते हो, मैंने इसका सही आंसर पर टिक किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 15 और 25 का एचसीएफ है। ठीक है, 15 और 25 का एचसीएफ क्या है, 5। ए नंबर में, बी में 10 दिया है, सी में 15 और डी में 2। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक प्राकृतिक संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डेस होता है। ठीक है, यानी अनेक, अद्वितीय, 2 और डी में आपका 5। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका 2। ठीक है, 2 अद्वितीय। ठीक है, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यांकों का योग क्या है, √2 और गुणनफल जो है 1/3। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है आपका बी। क्वेश्चन नंबर क्या है, बी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, 6। यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो शून्यांकों का योग होता है हुआ माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है। ठीक है, वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा तो उसको सही जगह पे टिक करिए। ठीक है, क्या होता है आपको सबको पता चल ही गया होगा। तो इसका पता है आपको अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगी, देखिए, यानी px, ये जो रेखा है आपका ऊपर ग्राफ दिया हुआ है, क्या हुआ, एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है। तो इसके बहुपद का जो, ठीक है, शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, ये 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म क्या है, a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है किसका, c1/c2, तो समीकरण युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या 2 हल होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और इसका सही आंसर जो है वो होगा अनेक हल होने वाले हैं इसके। ठीक है, एक से अधिक हल होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण युग्म 2x माइनस 3y समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 निरूपित सरल रेखा है। इसके द्वारा जो निरूपित सरल रेखा है वो क्या होगा, इसके द्वारा निरूपित सरल रेखा जो होगा वो आपका होने वाला है प्रतिच्छेदी। ठीक है, इसके द्वारा जो निरूपित होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, क्योंकि आपको पता ही है यदि
यहाँ पे लिखूँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो वो क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होते हैं। ठीक है, यहीं पे मैंने लिखा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो वे दोनों रेखाएं क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx + y = 2 तथा क्या है 6x - 2y = 4 का अनंत हल है। किसके लिए इसका अनंत हल है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि c = हमारा कितना हो जाएगा 12 होगा तो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है 11। समीकरण युग्म 2x - y, समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल है। इसमें से कौन सा इसका हल है। इसको अगर आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा जो आंसर है वो पहला वाला आंसर सही आएगा, यानी x = 2 एंड y = -1। x = 2 और y = क्या आएगा -1। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 12। वह रैखिक युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह क्या कहलाता है। चलिए बताइए किसको याद है, उम्मीद है सबको याद होना चाहिए। असंगत, क्या है असंगत कहलाता है। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत कहलाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समीकरण युग्म x + y = 9 और x - y = 1 का हल है। अगर आप इसका हल निकालेंगे तो क्या होगा। तो आप समीकरण का हल करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका हल क्या है। जब आप इसको समीकरण को हल करेंगे तो आपको आने वाली जो आंसर है वो होगा, वो सॉल्व करने के बाद आपको ये हल मिलने वाला है। ठीक है, क्या x = 4 एंड x = 5 एंड y = 4। x = क्या होगा 5 और y = 4। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो द्विघात समीकरण युग्म है। तो आप सभी देखेंगे तो यहाँ पे द्विघात समीकरण युग्म जो है, यहाँ पे द्विघात समीकरण युग्म आपके द्विघात समीकरण युग्म जो होगा वो होगा ये, और यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका ये भी है। ठीक है, यानी यहाँ पे गलती से ही सही लेकिन दो आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों आंसर ही सही हैं। ठीक है, शायद यहाँ पे कोई प्रिंट में गलत हुआ हो, मुझे ये नहीं पता, लेकिन दोनों आंसर इसके सही हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, यदि विवितकर d इज ग्रेटर देन 0 तो मूल होगा। यदि किसी का d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका मूल क्या होता है, वास्तविक और भिन्न होता है। ठीक है, यानी वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका मूल जो होता है वो वास्तविक और भिन्न होता है, यानी वास्तविक होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण x² + x - 1 के मूलों की प्रवृत्ति होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसके मूलों की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, इसके मूलों की जो प्रवृत्ति होगी वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, इसके मूलों की प्रकृति जो होगा वास्तविक तथा असमान होगा। जब आप इसको निकालेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ax² + bx + c = 0 के दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, उसके दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि क्या होगा, b² - 4ac इज शॉर्टर देन 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 और b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18। द्विघात समीकरण युग्म x² - x + 3 = 0 का विविध कर, यानी d क्या होगा। ठीक है, इसके लिए अगर d निकालेंगे तो आपका d होने वाला है d, यानी 18 नंबर का जो सही आंसर है वो -11 होने वाला है, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि द्विघात समीकरण
यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण भरा पड़ा है, तो आपको एक्सरसाइज नंबर 4 जो मैथ का है, एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 4 के ज़्यादा उसको ज़्यादा अच्छे से देखा जाए तभी इन क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हो सही से। यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 का मूल समान हो तो k का मान कितना होगा। यहाँ पे यदि इसका मान समान हो तो k का मान कितना होगा, तो k का मान जो होगा बताता हूँ मैं, इसका k का मान हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे k का मान कितना हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा k का मान कितना होने वाला है 4। ठीक है, तो आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण, ठीक है, x² - 5x + 6 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मूल होने वाला है वो होगा आपका 2 और 3, 2। ठीक है, इसका होगा 2, 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी निम्नलिखित में से एपी कौन है। एपी कौन है, जिसमें एपी वो होता है जिसके संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो बराबर होता है। ठीक है, यानी जो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ये एक पैटर्न के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं, मतलब समानांतर है, उसके बीच में जो अंतर है वो समान है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एपी 2, 7 और 12। ठीक है, जैसे का 10वां पद क्या होगा, इसका जब 10वां पद निकालेंगे तो आपको मिलेगा जो इसका 10वां पद है वो आपका 47 है। ठीक है, इसका 10वां पद जो है आपका क्या है 47 है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 संख्याएं 2 से विभाजित हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच 50 संख्याएं हैं, तो इनमें से क्या करेंगे आप आधा आधा कर देंगे तो आपको सम और विषम संख्याएं मिल जाएंगी। यानी इसके बीच जो विषम संख्याओं का योग क्या है ना, सॉरी गलती हो गई मेरे से। ठीक है, 2 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग जो होगा वो आपका होने वाला है 625। कितना होगा 625 होगा। ठीक है, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं सभी वृत्त, सभी वृत्त आपके क्या होते हैं समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वृत्त क्या होते हैं आपके समरूप होते हैं, एक ही जैसा दिखते हैं सभी, है ना, सभी वृत्त समरूप होते हैं। आकृति आपको दिखाई दे रही है, आकृति में यदि DE समांतर BC, ठीक है, DE समांतर BC और BD = 2 सेंटीमीटर, AE = 1.5 सेंटीमीटर तथा EC = 3 सेंटीमीटर है, तो AD का मान क्या होगा। तो यहाँ पे AD का क्या मान होगा, AD का मान हो जाएगा वो आपका है ये ऑप्शन डी। ये एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नहीं है सब। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है त्रिभुज तो आपको सही से समझ में आएगा सब। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 6.2 का है और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इसकी कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर क्या बोला है यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों, ठीक है, तो ये त्रिभुज के कौन से समरूप को दिखाते हैं। अगर सभी संगत कोण बराबर होंगे तो ये कौन सा दिखाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब सभी संगत कोण बराबर है, ए एंगल 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 समरूपता, सिमिलरिटी। ठीक है, समरूपता से। अभी देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखिए तो सभी कोण शायद इक्वल ही दिख रहे हैं आपके, तो इसके लिए कौन सा कथन सत्य है। ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC ए के जगह पे क्या है 60 है, और तो P के जगह पे भी 60 होना चाहिए, B के जगह पे 80 है तो Q के जगह पे भी 80 होना चाहिए, और C के जगह पे 40 है तो R के जगह पे भी 40 होना चाहिए। यानी जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका भी क्या है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ABC समरूप त्रिभुज PQR, ABC समरूप त्रिभुज PQR इसका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या है 4:9 हो
तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है, उनके क्षेत्रफल में कितना अनुपात होगा, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो होगा आपका 16:81। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो जो आएगा आपका वही आंसर आने वाली है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई कितना होगा, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी, तो उसके शीर्षलंब की जो लंबाई होने वाली है वो होने वाली है आपका √3a। उसकी जो ये है शीर्षलंब की लंबाई होने वाली है यह है √3a। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। त्रिभुज ABC में AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर तथा BC = 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B का मान होगा। तो कोण B का कितना मान होगा, यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये जो मान होगा कोण B = 90 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे, कोण B = कितना होने वाला है 90 डिग्री। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, आप गिन नहीं सकते हैं भाई, तो आप समझ लीजिए कितना है, अपरिमित रूप से अनेक है। इसका सही आंसर क्या है, अपरिमित रूप से अनेक है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ठीक है क्या होगा। अभी देख लीजिए आप क्या हुआ है, क्वेश्चन इसको बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी चैप्टर 10 का है। वृत्त के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो डेफिनेटली इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक बिंदु Q से एक वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बार फिर से सुनिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है 35। दो संकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्री वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं कितना है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका जो लंबाई होगा 8 हो जाएगा। ये एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने तो अपने जो यहाँ पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को बहुत बार कराया चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन को देखते ही उनका आंसर वो जल्दी से झट से कर देंगे। ठीक है, आप अगर कहीं और पढ़ते हैं तो देख लीजिए, आप भी किए होंगे और इसका आंसर आपको सबको पता है। अगर सबको पता है, आपको पता है तो इसको कमेंट करके बताइए कमेंट सेशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। थीटा केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको सबको पता है θ/360 πr², यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसको क्या कहते हैं, जो केंद्र से होकर जाती है वही सबसे बड़ी होती है, यानी वो क्या होगा व्यास होगा। चलिए सबको करते हुए चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 38। r त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है। तो θ/360 तो होगा, उसके बाद आपका वृत्त का परिमाप क्या होता है उसको बैठा दीजिए। तो क्या है यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है θ/360 2πr। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 39, यानी सेकेंड लास्ट है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अगर कोई केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो उस त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल आपका होने वाला है 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद किया जा रहा है। ठीक है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, और ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर क्या लास्ट है। एक घोड़े को एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है।
उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, तो उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, कितना है, 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आज आपके सारे खत्म हो गए। एक मतलब सेट नंबर 1 खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।